नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पोर्टल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं डोमेन स्पेसिफिक के क्वेश्चंस। तो ये हमने सीरीज स्टार्ट की है एम सीआरई के लिए। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो हर रोज शाम को ये वीडियो आप जरूर देखें। पिछली परीक्षाओं पर आधारित यहाँ पर हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए प्रीवियस ईयर पेपर्स में, उसके बेसिस पर हमने एक क्वेश्चंस को डिजाइन किया है। कुछ वो है और कुछ उसी के अकॉर्डिंग स्पेसिफिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मिशन सिलेक्शन स्टार्ट हो चुका है। हर रोज आप जुड़ना ना भूलें। शाम को ये एम सीआरई की डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो सीआरई का जो आपका एग्जाम है, अभी तक कोई भी डेट जो पोस्टपोन होगी उसके बारे में कोई नोटिफिकेशन नहीं है। तो अभी तक जो डेट है आपकी वो 26 to 28 फेब तक ही आपका जो एग्जाम है वो होने वाला है। तो अगर आप एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोग को मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। जो भी एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं, आप इस वीडियो को टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। ये जो वीडियो है किस किस के लिए हेल्पफुल रहेगी स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो, अगर आपका ग्रुप कोड 2 है या 39 है, यानी कि अगर आप एएसओ असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, असिस्टेंट एओ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ईए एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, जेओ जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसका कि डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस आपका जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर, उसके लिए आपका ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिससे कि आपको मिक्स क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिलने वाले हैं। तो कोई स्पेसिफिक टॉपिक वाइज नहीं, मिक्स हम यहाँ पर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एम सीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है। यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है। इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो डिस्कस कर रहे हैं आज वो है हमारा डोमेन स्पेसिफिक, जिसके आपके 75 क्वेश्चन आते हैं। हर एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होता है। तो 300 नंबर की तैयारी आप इन मॉक टेस्ट से जो है कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छे से हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट give evidence in connection with any inquiry conducted by any person, committee or authority as per which rule of CCS conduct rules in 1964। कोई भी जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसको बिना किसी प्रीवियस सैंक्शन के एविडेंस जो है वो इंक्वायरी जो कंडक्ट हो रही है, कोई पर्सन, कमेटी, अथॉरिटी, वहां पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमने लास्ट क्वेश्चन ही देखा। तो कौन सा है यहाँ पर और रूल कौन सा था, वो रूल 14, रूल 10, रूल 9 या रूल 11? कौन से रूल में ये बताया गया कि आप एविडेंस ऐसे ही किसी के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हो विद एक्सेप्शंस? विच वाज व्हाट? 14, 10, 9 और 11 कौन सा रूल है हमारा? ए बी सी डी। राइट ऑप्शन इज रूल 10 में है हमारा। नेक्स्ट है हमारा कंडक्ट रूल्स को लेकर ही। एज पर रूल 7 ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, क्या नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट सर्वेंट को? एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन विच इज प्रीजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, किसी भी ऐसे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना जो कि क्या है, हमारी भारत की अखंडता और एकता, इन सब के लिए खतरनाक है, ऐसे किसी भी डेमोन्स्ट्रेशन में। बी एंगेज हिमसेल्फ और पार्टिसिपेट इन एनी डेमोन्स्ट्रेशन विच इज प्रीजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, जहां से स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है, किसी इस टाइप की आंदोलन में हिस्सा लेना, डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेना। He engaged himself or participate in any demonstration which is prejudicial to the friendly relation with foreign state, public order or decency or morality which involves contempt of court, defamation। किसी भी ऐसी टाइप की एक्टिविटी में हिस्सा लेना या डेमोन्स्ट्रेशन में हिस्सा लेना जिससे कि आगे चलकर क्या होगा, फॉरेन जो स्टेट्स हैं उनके साथ रिलेशन खराब हो जाएगा, किसी की मोरलिटी डाउन कर रहे हो, डिफेम कर रहे हो किसी को, तो ऐसी चीजें। या फिर डी ऑल ऑफ द अबव, विच इज करेक्ट है? ऑप्शन डी मैक्सिमम का करेक्ट है यहाँ पर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है, कोई भी इनमें से कोई भी एक्टिविटी नहीं की जाएगी। नेक्स्ट हमारा कंडक्ट रूल से ही है।
कि 1964 जो हमारा कंडक्ट रूल्स है उसमें नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी डील विद एनी मैटर और गिव और सैंक्शन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू एनी कंपनी और फर्म और एनी अदर पर्सन इफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज एम्प्लॉयड विद दैट कंपनी। बेसिकली क्या है कि कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट है किसी भी ऐसी जगह पर ऑफिशियल ड्यूटी के लिए डिस्चार्ज नहीं करेगा, किसी भी ऐसे मैटर में सैंक्शन नहीं करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर कि उसी के फैमिली मेंबर है उस कंपनी या उस फर्म में। ये हमारे कौन से रूल में है? रूल 2, 3, 4 एंड 5। विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन से रूल में है हमारा ये? तो दिस इज इन आर रूल C4 में। ठीक है। टेकिंग पार्ट्स इन पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस, ये हमारा कौन से रूल्स में है? कंडक्ट रूल्स के कौन से रूल में है? पार्टिसिपेट करना इलेक्शंस में, पॉलिटिक्स में, विच रूल इट इज? रूल 3, 7, 5 एंड 13। तो रूल वाला क्वेश्चन है, ये हमारा जो रूल है दैट इज सी। जस्ट गिव मी अ सेक। कंडक्ट, ओके, यहां से करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? एक्ट फॉर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन at workplace have been enacted following which among the following famous judgment by the Honorable Supreme Court of India। जो हमने बात की थी, जो हमारा एक्ट बना था, ठीक है, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वर्किंग वुमेन एट वर्क प्लेस के लिए, SHWWW, तो वो कैसे एंड एक्ट था, कैसे, कौन सा ऐसा जजमेंट था जिसके बाद इंपॉर्टेंट हुआ सेक्सुअल हैरेसमेंट और उसमें बहुत सारे क्लोजेस जुड़ गए, कौन सा था वो आपको बताना है। ऑप्शन ए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ऑप्शन बी शायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के बारे में, सी विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, या फिर डी यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस केवी जानकीरमन। विच वाज इज करेक्ट? ऑप्शन सी वाज करेक्ट। तो हमारा विशाखा वाला ऑप्शन है वो करेक्ट है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान था, जिसके बाद क्या हो गया कि किसी का रेप और असोल्ट, यही सिर्फ सेक्सुअल हैरेसमेंट नहीं है बल्कि कोई भी वर्बल नॉन वर्बल एक्टिविटी हो सकती है, किसी को पोर्नोग्राफी दिखाना, सेक्सुअली कलर कोडेड कमेंट करना, तो ये सब क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट में आता है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, The half pay leave account of every government servant shall be credited with half pay leave in advance। जो आपकी हाफ लीव है, हाफ पे लीव, वो आपके एडवांस में क्रेडिट होती हैं और कितने इंस्टॉलमेंट में? इन 2 इंस्टॉलमेंट ऑफ डैश डेज ईच ऑन फर्स्ट डे ऑफ जनवरी, 2 इंस्टॉलमेंट में, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में। तो आपको बतानी है कितनी मिलती हैं। ए 5 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज, या फिर डी 7 डेज। विच इज करेक्ट? 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 7 दिन, कितने दिन की आपको लीव मिलती है कितने इंस्टॉलमेंट में, जनवरी और जुलाई में? तो कितनी कितनी आपको लीव मिलती है? तो हमारे पास HPL कितनी होती है? टोटल 20 और 2 इंस्टॉलमेंट में क्रेडिट होती है 10-10 करके। तो राइट ऑप्शन इज 10 हियर, बी। अंडर हाफ पे लीव, लीव शैल बी क्रेडिटेड टू द सैड लीव अकाउंट एट द रेट ऑफ डैश। जो हमारा लीव, हाफ पे लीव बैलेंस है, उसके तहत जो हमारी हाफ पे लीव क्रेडिट होती हैं, अगर हम बात करें ईच कंप्लीटेड कैलेंडर मंथ की, तो कितनी होती हैं? कितनी लीव होती हैं? 5/3, 2.5, 3 days and 4.5 days। ऑप्शन ए 5/3, ठीक है, तो 5/3 इज करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन ए इज करेक्ट वाले हैं। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने AIMS की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं AIMS का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, CCS रूल, FR, SR और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हमने किया था 5/3
And next question is, which among the following is or are true with regards to grant of commuted leave? A, commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted on medical certificate. तो हाफ पे लीव और कम्यूटेड लीव के बीच में कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पर आपका सही है, वो बताना है आपको। कम्यूटेड लीव कितने दिन की हो सकती है? जितनी आपकी हाफ पे लीव होंगी उसकी हाफ से ज्यादा एक्सटेंड नहीं होनी चाहिए, और वो भी मेडिकल सर्टिफिकेट पे। ऑप्शन बी, ऑथोरिटी कॉम्पिटेंट to grant leave is satisfied that there is reasonable prospectus of the government servant returning to duty on his expiry। और जब अथॉरिटी को लगेगा कि यहाँ पर पूरे चांसेस हैं कि जैसे ही लीव खत्म हो जाएंगी गवर्नमेंट सर्वेंट वापस यहाँ पर आएगा ड्यूटी पर। सी, when commuted leave is granted twice the amount of such leave shall be debited। और जब कम्यूट होती हैं तो एक दिन की आपकी 2 HP लगती है। तो कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर करेक्ट है? A, B, C, D, which is correct here? कंफ्यूजन वाली स्टेटमेंट कहीं पर भी नहीं है इसमें। कम्यूटेड लीव के बारे में हमने डिस्कस करना है, कम्यूटेड लीव के बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट है? ऑप्शन डी, कम्यूटेड लीव आपकी जो है जितने भी एचपीएल बची होती है उसके हाफ ही कम्यूट होती हैं, और जब भी कम्यूट होती हैं तो एक दिन की आपकी 2 एचपीएल लगती हैं। और यहाँ पर पूरे जब जी लगता है कि रीजनेबल चांसेस हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट वापस ज्वाइन होगा तभी मिलता है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस क्रेडिट टू बी अफोर्डेड टू लीव अकाउंट ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ नेक्स्ट हाफ ईयर बी रिड्यूस्ड बाय 1/10 ऑफ द पीरियड ऑफ सच लीव। जो भी कौन सा ऐसा केसेस है जहां पर जो क्रेडिट होता है आपके लीव अकाउंट में गवर्नमेंट सर्वेंट में हाफ ईयर पे 1/10 आपका जो है कमेंसमेंट पर अफेक्ट करता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के साथ के कारण, या फिर बी डाइज नोन, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ध्यान से ऑप्शन पढ़ना और आंसर देना। हाफ पे जो आपकी जो 1/10 है, 1/10 आपकी जो रिड्यूस होती है नेक्स्ट हाफ ईयर में डाइज नोन के कारण, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव के कारण, या बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव भी और डाइज नोन अनऑथराइज्ड लीव, तो दोनों का ही यहाँ पर असर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, commuted leave not exceeding half the amount of half pay leave due may be granted to a government servant on production of। जो भी आपकी हाफ पे लीव होती हैं उसका हाफ को आप कम्यूट करवा सकते हो, कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट उसको कम्यूट करवा सकता है। और कब कम्यूट की जा सकती है? वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स के बेसिस पर, मेडिकल सर्टिफिकेट आप प्रोड्यूस करोगे तब, SR1 लीव एप्लीकेशन पर, या फिर ऑप्शन डी एप्लीकेशन इन अ व्हाइट पेपर पर। विच ऑप्शन इज करेक्ट है? मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, SR1 लीव एप्लीकेशन, या फिर एप्लीकेशन इन अ व्हाइट पेपर। विच इज करेक्ट? अभी मेरे पास लगभग 100 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो वी विल कंटिन्यू जितनी देर होते हैं, तो विल ट्राई टू डू मैक्सिमम क्वेश्चंस एज मच एज पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? ऑप्शन ए या बी? अभी लास्ट क्वेश्चन में भी हमने सेम ही डिस्कस किया था, फर्स्ट स्टेटमेंट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट देना जरूरी होगा तब होगा। नेक्स्ट है, हाफ पे लीव अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 180 डेज में बी अलाउड टू अ कम्यूटेड ड्यूरिंग द एंटायर सर्विस विदाउट प्रोडक्शन ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट। अगर हम बात करें कि बिना मेडिकल सर्टिफिकेट के बेसिस पर आप 180 डेज तक की हाफ पे लीव को कम्यूट करवा सकते हो, तो किस रीजन में? ए, आप फॉरेन सर्विस पे हो, बी, टू लुक आफ्टर दी स्टडीज ऑफ द चाइल्ड, अपने बच्चों की स्टडी की देखभाल करने के लिए, या फिर सी, टू विजिट अब्रोड टू ज्वाइन स्पाउस, अपने स्पाउस को ज्वाइन करने अब्रोड जा रहे हो, इफ द स्पाउस इज एम्प्लॉयड आउटसाइड इंडिया, अगर वो एम्प्लॉय कर रहा है उस केस में, या फिर ऑप्शन डी, फॉर एन अप्रूव्ड कोर्स ऑफ स्टडी सर्टिफाइड टू बी इन द पब्लिक इंटरेस्ट बाय द लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी। लीव सैंक्शनिंग अथॉरिटी द्वारा आपका जो स्टडी कोर्स अप्रूव है उसके लिए। तो किस में से जो 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है जहां पर आप अपनी हाफ पे लीव को कम्यूट करवा सकते हो अप टू 180 डेज? ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम सिर्फ स्टडी लीव के केस में ऐसा कर सकते हैं, तो डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर अ पीरियड ऑफ एब्सेंस और सस्पेंशन ऑफ अ गवर्नमेंट
सर्वेंट हैज बीन ट्रीटेड एज डाइज नोन इन अ हाफ ईयर, जब भी हम हाफ ईयर में कोई भी पीरियड को डाइज नोन कंसिडर करेंगे तो वहां पे जो क्रेडिट हो रहा है हाफ पे लीव अकाउंट में कमेंसमेंट ऑफ द नेक्स्ट ईयर में, जब नए साल की शुरुआत होगी नए हाफ ईयर की, तो कितना रिड्यूस हो जाएगा। डाइज नोन सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ डेज, कितना मैक्सिमम हो सकता है 1/18, 1/6, 1/10, 1/16। हाफ पे लीव का अकाउंट की बात हो रही है तो ये ध्यान रखना, हाफ पे लीव कैसे अफेक्ट करेंगी, 1/18, 1/6, 1/10 या 1/16, विच इज करेक्ट? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, 1/18 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, earned leave shall be credited to the leave account of government servant at the rate of dash days for each completed calendar month। हर completed calendar month के लिए डाइज नोन मीन्स क्या होता है? डाइज नोन मीन्स हमने कल डिस्कस किया था, डाइज नोन का मतलब होता है कि अनऑथराइज एब्सेंस, यानी कि मान लीजिए आपने छुट्टी के लिए अप्लाई किया है और आप बिना बताए नहीं आ रहे हो, फिर छुट्टी आपकी खत्म होगी फिर भी आप बिना बताए नहीं आ रहे हो, तो वो आपका डाइज नोन है, अनऑथराइज एब्सेंस है। ठीक है, आपने किसी इलीगल स्ट्राइक में पार्टिसिपेट किया है तो वो आपका वर्किंग डे काउंट नहीं होगा, इलीगल है तो डाइज नोन है, तो वो सारा पीरियड हमने कल डिस्कस किया था, तो वो आप देख सकते हैं वीडियो। अर्न्ड लीव कितने में क्रेडिट होगी? ऑप्शन सबने दे दिया लगभग, तो 1.5, 2.5, 3 and 5.5, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी 5.5, या फिर इसको हम 5/2 बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है Which among the following is or are correct with regard to rule 8 जो हमारा है कंडक्ट रूल्स का, उसके रिगार्डिंग स्टेटमेंट है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑन होली और इन पार्ट और कंडक्ट और पार्टिसिपेट इन द एडिटिंग और मैनेजमेंट ऑफ एनी न्यूज़पेपर और एनी पीरियोडिकल पब्लिकेशन। कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट बिना किसी प्रीवियस सैंक्शन के किसी भी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेगा, फुल्ली या फिर होली या पार्शियली, जहां पर वो कोई भी एडिटिंग कर रहा हो, कोई भी न्यूज़पेपर अदर पीरियोडिक पब्लिकेशंस की बात हो रही हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की। ऑप्शन बी, a government servant publishing a book or participating in a public media shall at all times make it clear that views expressed by him are his own on his own and not that government। जब भी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी कोई बुक पब्लिश करता है या किसी ऐसी एक्टिविटी में हिस्सा लेता है तो वहां पर उसको ये बताना होगा कि ये उसका खुद के विचार हैं, ठीक है, ये गवर्नमेंट के विचार नहीं है। नेक्स्ट है, परमिशन इज नॉट नेसेसरी इन पार्टिसिपेशन इन दी AIR प्रोग्राम्स एंड रिसीविंग ऑफ ऑनररी देयरफॉर। जो कोई भी ऐसा AIR प्रोग्राम है या फिर कोई भी ऑनररी है देयर आफ्टर, उसके लिए परमिशन रिक्वायर नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन इज करेक्ट है, या फिर ऑल ऑफ दी अबव, डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी, ठीक है। कोई भी ऑनररी कोई भी प्रोग्राम है तो उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन पब्लिश कर रहा है तो वहां पे ये बताना जरूरी है कि ये विचार उसके खुद के हैं, और कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जिसमें कि वो पब्लिकेशन न्यूज़पेपर से रिलेटेड, तो वहां पे इंफॉर्मेशन देना जरूरी है। नेक्स्ट आपका, the maximum earned leave that may be granted at a time to any government servant employed in India। कितना मैक्सिमम earned leave आपको मिलता है? earned leave maximum that may be granted at a time to any government servant employment in India। एक समय में आपको मैक्सिमम कितनी लीव मिलती है? EL क्वेश्चन कुछ अलग है। मैक्सिमम लीव दैट मे बी ग्रांटेड, यहाँ पे क्या है करेक्ट आंसर? ऑप्शन सी 180 है। अगर आप इंडिया में है तो वो आपका 180 है, आउटसाइड इंडिया नेपाल भूटान श्रीलंका तो वहां पे आपका 360 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाले हैं, आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है। इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने AIMS की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल अकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं AIMS का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका
टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआर, एसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहाँ पर इंक्लूड रहती है जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, where a government servant is unable to submit application of leave on account of a disability, such leave application can be signed by। जहां पर भी ऐसा हो कि जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी लीव को साइन नहीं कर पा रहा है डिसेबिलिटी के कारण, ऐसे केस में उसकी एप्लीकेशन ऑफ जो लीव है उसको कौन साइन कर सकता है? ऑप्शन ए स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट, ऑप्शन बी जो इस केस में पेरेंट्स, इन द केस ऑफ अनमैरिड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो पेरेंट्स कर सकता है, या फिर सी चाइल्ड इंक्लूडिंग अडॉप्टेड चाइल्ड है, या ब्रदर या सिस्टर ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ मेजोरिटी, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन साइन करेगा? अगर कोई एम्प्लॉय है वो डिसेबल है तो उसकी जगह पर कौन साइन कर सकता है उसकी लीव एप्लीकेशन पर? ऑप्शन ए में है स्पाउस करेगी, अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स करेंगे, या अगर बच्चे उस एज के हो चुके हैं, मेजोरिटी हो चुके हैं, 18+ हो चुके हैं, वो कर सकते हैं। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी सभी कर सकते हैं, बच्चे मेजर हो चुके हैं, पेरेंट्स करेंगे, ऑब्वियसली अनमैरिड है, और अगर स्पाउस है तो स्पाउस तो कर ही सकती है। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑब्टेनिंग ऑफ लीव admissibility report is likely to be delayed, authority competent to grant leave can issue provisional sanction of a leave for a period note। कल अगर आपको याद हो तो हमने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था कि अगर जब भी कोई भी लीव सैंक्शन अथॉरिटी है वो लीव को अप्रूव करती है तो पहले लीव का डाटा मंगाती है, उसके बाद आपकी लीव को अप्रूव करती है। तो अगर कोई ऐसा केस है जब उसके पास वो डाटा नहीं आ सकता है तो कितने दिन की लीव को वो सैंक्शन कर सकती है वो आपको बताना है। कितने दिन की लीव को सैंक्शन किया जा सकता है विदाउट वो डाटा? प्रोविजनल सैंक्शन लीव का। ऑप्शन ए 6 डेज, बी 15 डेज, सी 30 डेज, या डी 60 डेज। विच इज करेक्ट? 6 डेज, 15 डेज, 30 डेज या फिर 60 डेज? विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन डी सैमसन बिल्कुल करेक्ट। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। यहाँ पर 60 डेज इज राइट ऑप्शन। 60 डेज की लीव को प्रोविजनली आप जो है एक्सेप्ट कर सकते हो। Second, next question, as per leave rules, leave shall not be granted to a government servant whom a competent authority has decided to। ऐसे किसी भी पर्सन को लीव ग्रांट नहीं की जा सकती है जिसको कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने डिसाइड कर लिया है। तो हमारे लीव रूल क्या कहते हैं? ऑप्शन ए डिसमिस फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट को डिसमिस करना है। बी रिमूव फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, रिमूव कर देना है। ऑप्शन सी जो है कंपल्सरी रिटायर फ्रॉम गवर्नमेंट सर्वेंट, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वहां अगर वो कंपल्सरी रिटायर करना है, या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ऑप्शन डी इज करेक्ट। डिसमिस, रिमूव और कंपल्सरी रिटायरमेंट के केस में आपको क्या करना है? ये सारे केस में अगर कोई डिसमिस हो रहा है, रिमूव हो रहा है, कंपल्सरी रिटायरमेंट, तो उस केस में उसको लीव नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the maximum number of days of EL that can be held at credit by government servant? एक टाइम पर मैक्सिमम कितने दिन की EL गवर्नमेंट सर्वेंट के अकाउंट में हो सकती है? 300, 200, 250 या फिर 180? 300, 200, 250 या फिर 180? कितना हो सकता है? 300, 200, 250 या फिर 180? ऑप्शन ए इज करेक्ट। यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है, 300 दिन की आप मैक्सिमम ईएल अपने अकाउंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डिस्टेंस लिमिट फ्रॉम हेड ऑफ क्वार्टर ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर अवेलिंग होम टाउन एलटीसी? अगर आपको होम टाउन एलटीसी लेनी है तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस है हेड क्वार्टर से होम टाउन के बीच में वो कितनी होनी चाहिए? ए 8 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 100 किलोमीटर, या फिर डी नो डिस्टेंस लिमिट प्रेस्क्राइब। कितनी लिमिट होनी चाहिए अगर आपको होम टाउन एलटीसी लेना है? हेडक्वार्टर से आपका होम टाउन कितनी दूर होना चाहिए वो आपको बताना है। विच इज करेक्ट ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऐसा कोई भी लिमिट जो है हमारे रूल्स में मेंशन नहीं है। आपका होम टाउन चाहे आउटसाइड इंडिया है तो भी आप एलटीसी अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What is the entitlement of LTC to fresh recruits in the first 8 years of service? जो LTC है फ्रेश रिक्रूट के लिए, उसके पहले 8 साल में उसको LTC कैसे मिलता है? फर्स्ट, टू ओकेजन टू होम टाउन, थर्ड एंड फोर्थ ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया। पहले 2 ओकेजन में उसको होम टाउन मिलता है, फिर 2 ओकेजन में उसको ऑल इंडिया मिलता है, ये है। या ऑप्शन बी कहता है 3 ओकेजन टू एनीवेयर इन इंडिया, 3 ओकेजन उसको एनीवेयर इन इंडिया मिलेंगे, 4th ओकेजन उसको होम टाउन मिलेगा। ऑप्शन सी 3 ओकेजन होम टाउन मिलेंगे, 4th ओकेजन उसको एनीवेयर इन इंडिया मिलेगा। या फिर डी, फर्स्ट 4 ओकेजन होम टाउन मिलेंगे और नेक्स्ट 4 ओकेजन उसको एनीवेयर इन इंडिया मिलेंगे। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है फ्रेश रिक्रूट के केस में? ऑप्शन बताइए, तब तक मैं स्टाइल चेंज कर लूं, जस्ट गिव अ सेक। तो विच इज करेक्ट? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? एलटीसी अगर फ्रेश रिक्रूट को देना है तो पहले 8 साल हम क्या देते हैं उसको? पहले 8 साल हम एलटीसी ब्लॉक नहीं देखते, पहले 8 साल जैसे उसकी सर्विस कंप्लीट हुई, 1 ईयर हो गया, उसके बाद पहले 3 के लिए उसको होम टाउन और फिर 1 साल के लिए उसको ऑल इंडिया, फिर अगले 4 साल में फिर 3 साल के लिए होम टाउन और 1 साल के लिए ऑल इंडिया। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी इज करेक्ट है। तो जिसने भी सी दिया है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर सम मेंबर्स ऑफ द फैमिली कैन अवेल कंसेशन टू होम टाउन व्हाइल सम अदर्स फॉर विजिटिंग एनीवेयर इन इंडिया इन द सेम 2 ईयर ब्लॉक। सेम 2 ईयर ब्लॉक अगर है तो वहां पर कुछ फैमिली मेंबर चाहे तो होम टाउन एलटीसी ले सकते हैं और कुछ चाहे तो एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन ए नो, ऑप्शन बी यस, ऑप्शन सी एवरीबडी शुड अवेल सेम एलटीसी एंड विजिट सेम प्लेस, हर किसी को सेम ही एलटीसी लेनी है और सेम ही प्लेस पर जाना है। डी, इट इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेड ऑफ ऑफिस टू डिसाइड द क्वेश्चन, ये हेड ऑफ ऑफिस की इच्छा है, वो इसको बोले तो हाँ और बोले तो ना। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है कि कुछ फैमिली मेंबर चाहे तो होम टाउन ले सकते हैं, कुछ एनीवेयर इन इंडिया ले सकते हैं, कुछ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं, कुछ किसी जगह पर घूमने जा सकते हैं, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, where an advance has been drawn by a government servant, the claim for reimbursement of the expenditure incurred on the journey shall be submitted within dash of the completion of the return journey। जहां पर आपने एडवांस ले रखा हो, एलटीसी का ही क्वेश्चन है ये, जहां पर आपने एडवांस ले रखा हो तो आपको जो क्लेम सबमिट करवाना अपने एक्सपेंडिचर का, वो कितने टाइम के अंदर, आपकी रिटर्न जर्नी कंप्लीट होने की कितने टाइम के अंदर आपको जमा करवा देना है। ऑप्शन ए 1 मंथ, ऑप्शन बी 2 मंथ्स, ऑप्शन सी 3 मंथ्स या फिर ऑप्शन डी 45 डेज। तो राइट आंसर कितना है? 1 मंथ। और अगर आपने एडवांस ना ले रखा हो तो कितने दिन में जमा करवाया जाएगा एलटीसी के बिल्स? अगर आपने एडवांस नहीं लिया है तो आप कितने दिन के अंदर जमा करवाएंगे अपने एलटीसी बिल्स? इफ एडवांस इज नॉट टेकन देन how many days you will take for submission of your bills after the completion of return journey? ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, 3 months। नेक्स्ट क्वेश्चन, a government servant who is granted advance to enable him or her or members of his or her family to avail himself herself of the LTC should refund it in full immediately if the outward journey is not commenced within the dash days of drawal of advance। ये क्वेश्चन क्या है कि अगर आपने कोई भी एडवांस लिया है तो ऐसे केस में आपको क्या होता है, कुछ लिमिट दी जाती है कि उतने दिन में आपकी रिटर्न जर्नी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली उतने दिन के अंदर रिटर्न नहीं हुआ तो फिर आपको एलटीसी का अमाउंट रिफंड करना होता है। तो वो कितने दिन है जितने के दिन आपकी आउटवर्ड और रिटर्न जर्नी होनी चाहिए कंप्लीट? ऑप्शन ए 10 डेज, बी 20 डेज, सी 30 डेज, डी 90 डेज। राइट ऑप्शन इज नॉट हियर। चलो बताओ आंसर। A government servant who is granted advance to enable him or member his family to avail himself or herself LTC should refund in full immediately if the outward journey is not commenced within the dash days of drawal of advance।
90 डेज है रिटर्न के लिए। और अगर जब हम बात करते हैं कि आपने एडवांस लिया है, 10 दिन का टाइम है आपको बिल सबमिट करने के लिए, तो यहाँ पे ऑप्शंस गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, comment on the following: if a decision is taken by the disciplinary authority to initiate disciplinary proceeding against a government servant on the charge of preferring a fraudulent claim of LTC session, आपको क्या कमेंट करना है कि एक डिसीजन है जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने लिया है एक डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग इनिशिएट करने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट का, और उस पर चार्ज क्या लगा है, उसने LTC का फ्रॉड किया है, तो इस केस में क्या होगा? ऑप्शन ए, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग विल नॉट अफेक्ट द LTC, जो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग है उसका अफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके LTC पर। ऑप्शन बी, LTC कैन बी अवेल्ड बाय ऑफिशियल सब्जेक्ट टू आउटकम ऑफ द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जो LTC है वो अवेल्ड की जा सकती है, ऑफिशियल उसको ले सकता है, सब्जेक्ट है कि क्या डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का आगे डिसीजन होगा उसके बेसिस पर। सी है, ऑफिशियल शैल नॉट अलाउड दी LTC टिल दी फाइनलाइजेशन ऑफ सच डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, LTC अलाउड नहीं होगा जब तक कि ये फाइनल नहीं होगा डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग का। ऑप्शन डी, ओनली होम टाउन LTC इज अप्लाइकेबल टिल फाइनलाइजेशन ऑफ सच डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। कौन सा करेक्ट है, आपको क्या लगता है? जब भी ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है कि जब तक आपकी डिसिप्लिनरी प्रोसीजिंग का फाइनलाइजेशन नहीं आ जाता है कि क्या हुआ, तब तक आप नहीं ले सकते LTC। अगर आपकी जितने भी LTC है वो होल्ड कर दिए जाएंगे, अगर प्रोसीजिंग के बाद ये पता चलता है कि ठीक है आपके जो बिल्स हैं वो फ्रॉड नहीं थे, तो आपके जितने भी होल्ड किए गए हैं वो आपको वापस दे दिए जाएंगे। और अगर ज्यादा लगता है कि बहुत ज्यादा फ्रॉड था, पिछले सारे बिल्स भी फ्रॉड थे या कुछ ज्यादा ही फ्रॉड किया आपने, उस केस में आपके 2 ब्लॉक से ज्यादा भी LTC को ब्लॉक किया जा सकता है। नेक्स्ट है, टोटल लीव एनकैश बाय ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द एंटायर कैरियर अंडर LTC डज नॉट एक्सीड, कितनी मैक्सिमम आप जो है लीव एनकैश कर सकते हो LTC के तहत? कोई गवर्नमेंट सर्वेंट कितनी लीव्स एनकैश कर सकता है अपने पूरे कैरियर में, कितनी एक्सीड नहीं होनी चाहिए? 90 डेज, 45 डेज, 60 डेज या 30 डेज? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 60 डेज। और किस तरीके से करेगा? 6 बार में होंगी ये, एक कैलेंडर ईयर में एक बार LTC के साथ 10 ले सकते हो, 6 बार करके 60 ले सकते हो टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following is or are correct regarding encashment of earned leave under LTC? जो हम LTC में एनकैश करते हैं अर्न लीव का, उनमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि मैक्सिमम EL एनकैश्ड एट ए टाइम इज 10 डेज सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम 60 डेज इन द एंटायर कैरियर। जो मैक्सिमम आप एनकैश कर सकते हो वो कितनी कर सकते हो? 10 कर सकते हो, और मैक्सिमम उसमें कितनी होंगी? 60 डेज होंगी आपके एंटायर कैरियर में। सेकंड है, एनकैश अर्न लीव विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द लीव अकाउंट, जो आप एनकैश करोगे वो आपके अकाउंट से डिडक्ट नहीं होगी। या थर्ड, बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज EL शुड बी अवेल्ड एट द क्रेडिट ऑफ ऑप्टिंग लीव, जब आप लीव ऑप्ट कर रहे हो तो आपके पास बैलेंस कम से कम 60 डेज का होना चाहिए जब आप लीव एनकैशमेंट कर रहे हो। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर? ध्यान से पढ़ना और फिर बताना। अभी KVS प्रिंसिपल के फॉर्म नहीं निकले हैं, अभी सिर्फ NVS प्रिंसिपल के फॉर्म निकले हैं, तो वो आप फिल कर सकते हो। फ्रेश एंड डिपार्टमेंटल दोनों ही हैं, लेकिन हमने बैच KVS और NVS दोनों के ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है? ध्यान से आंसर देना, तीनों स्टेटमेंट पढ़नी है और उसके बाद बताना है कौन सा करेक्ट है। ऑप्शंस ये हैं, ये ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, या फिर ओनली फर्स्ट करेक्ट है? विच इज करेक्ट? तो यहाँ पे स्टेटमेंट की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट को देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे पास बहुत बार आ रहा था डाउट में, इसके रिलेटेड ही एक ऐसा क्वेश्चन था, तो इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट हमें क्या कहता है कि मैक्सिमम जो EL है वो हमें कितनी मिलेंगी? एक टाइम पे 10 मिलती है, करेक्ट है। एक टाइम पे मैक्सिमम 10 मिलेंगी। मैक्सिमम कितनी ले सकते हो आप? 60 डेज की ले सकते हो अपने एंटायर कैरियर में, क्योंकि 10 आपको मैक्सिमम मिलती है और 6 बार आप ले सकते हो, तो 60 आप ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, एनकैश्ड अर्न लीव विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द लीव अकाउंट, जो आप एनकैश करोगे वो आपके लीव अकाउंट से डेबिट नहीं होंगे, बिल्कुल गलत है। अगर जो आप एनकैश कर रहे हो उसी के लिए तो आपको सैलरी मिल रही है, वरना अगर आपको एनकैश, किस बात का एनकैश? आपकी लीव का ही तो लीव का ही बदले तो आप पैसे ले रहे हो, तो आपके लीव अकाउंट से वो डेबिट होंगी। थर्ड,
बैलेंस ऑफ एटलीस्ट 60 डेज, यहाँ पे 30 डेज आएगा। इसके रिलेटेड एक और स्टेटमेंट थी जहां पर था कि 15 दिन कैन कैश, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपको यहाँ पर क्लियर कर लेनी है, जिसका भी उस टाइप का क्वेश्चन मुझे क्वेरी में बार बार आ रहा था, तो ठीक है, वो मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, तो इसके कारण हमारा डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नवोदय के प्रिंसिपल के आप कहीं से भी फिल कर सकते हो, उसमें एक्सपीरियंस की डिटेल है। अगर आपके पास उतना एक्सपीरियंस है तो यू कैन फिल द फॉर्म, एनवीएस केवीएस दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इनकम लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर डिपेंडेंसी। हमने कई जगह पर वर्ड यूज किया था कल, डिपेंडेंसी। तो इस डिपेंडेंसी का हमें कैसे पता चलेगा, क्या मीनिंग है इस डिपेंडेंसी का, कि कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है, कोई डिपेंडेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा। व्हाट इज द इनकम लिमिट प्रेस्क्राइब फॉर डिपेंडेंसी, इनकम नॉट एक्सीडिंग पेंशन ऑफ 9200 पर मंथ एंड डीआर, या फिर 9000 पर मंथ प्लस डीआर, या फिर 9500 पर मंथ प्लस डीआर, या फिर आपकी 7500 प्लस डीआर। कल हमने डिस्कस किया था कि मैक्सिमम और मिनिमम पेंशन कैसे निकालते हैं, तो हमेशा आपको याद रखना है मिनिमम पेंशन। अगर ये मिनिमम पेंशन कभी भी इंक्रीज हो जाती है, 9 के बजाय 10 हो जाएगी, तो डिपेंडेंसी में हमारा 10 हो जाएगा। तो अभी कितनी है मिनिमम पेंशन, 9000, तो हमारी डिपेंडेंसी भी कितने पे है, 9000 प्लस डीआर। प्लस डीआर याद रखना, यहाँ पे तो हर जगह प्लस डीआर लिखा है, अगर कई स्टेटमेंट ऐसी आए जहां पर 9000 और 9000 प्लस डीआर, तो प्लस डीआर होगा, ठीक है। डीआर डियरेंस रिलीफ, जिसकी परसेंटेज डीए के इक्वली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज द सैंक्शनिंग अथॉरिटी फॉर एलटीसी एडवांस। एलटीसी एडवांस को कौन सैंक्शन करेगा, कौन है यहाँ पर आपकी सैंक्शनिंग अथॉरिटी। हाँ, 9000 प्लस डीआर, डीआर भी याद रखना, ठीक है। तो एलटीसी को जो एडवांस है उसको कौन सैंक्शन करेगा, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, कंट्रोलिंग ऑफिसर, ड्रॉइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, जिसको कि हम डीडीओ बोलते हैं, या फिर हेड ऑफ ऑफिस। विच ऑप्शन इज करेक्ट, एलटीसी एडवांस जो है आपका कौन सैंक्शन करेगा, एडीसी, सैमसंग बी, तो कौन सैंक्शन करेगा, कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफ ऑफिस, ठीक है। जो सैंक्शन है एलटीसी एडवांस उसको हेड ऑफ ऑफिस करेगा, और कंट्रोलिंग ऑफिसर का क्या काम था, आप उसको पहले बताओगे कि कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, वो सब काम कंट्रोलिंग ऑफिसर का है। हाँ, दैट्स करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the who among the following is authorized to change the hometown already declared by the government servant। अगर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसने होम टाउन को डिक्लेयर कर दिया है, अब वो उसको चेंज करवाना चाहता है, तो कौन चेंज करेगा। ऑप्शन है इमीडिएट सुपीरियर को बोलेगा, बी कंट्रोलिंग ऑफिसर चेंज करेगा, सी हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर डी हेड ऑफ ऑफिस। और होम टाउन पूरे एंटायर सर्विस में एक ही बार चेंज किया जा सकता है। विच ऑप्शन इज करेक्ट, which option is correct here, इमीडिएट सुपरवाइजर, सुपीरियर, कंट्रोलिंग ऑफिसर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, या फिर आपका हेड ऑफ ऑफिस। तो कंट्रोलिंग ऑफिसर क्या करता है, बेसिकली आपका जब फर्स्ट टाइम होम टाउन होता है वो उसको मान लेता है, और जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपको कंट्रोलिंग ऑफिसर का क्या काम है कि आप उसको बताओगे कि आप किस जगह पर जा रहे हो, लेकिन जब आपका चेंज करवाना है तो हु विल चेंज, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, LTC इज नॉट एडमिसिबल ड्यूरिंग विच अमंग द फॉलोइंग। LTC आपको कब नहीं मिलेगा इनमें से, तो ये ध्यान से आप पढ़ना और फिर मुझे बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। LTC किस केस में नहीं मिलेगा, ए कैजुअल लीव के केस में, बी स्पेशल कैजुअल लीव के केस में, सी मैटरनिटी लीव के केस में, या फिर डी क्लोज्ड हॉलीडे विदाउट एनी लीव। विच इज करेक्ट, एलटीसी किस केस में नहीं मिलेगा, कैजुअल, स्पेशल कैजुअल लीव, मैटरनिटी लीव, या फिर केस क्लोज हॉलीडे विदाउट एनी लीव के केस में। ऑप्शन डी क्लोज हॉलीडे, जब तक आप लीव नहीं लोगे आपको एलटीसी नहीं मिलेगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डज MA इन CS MA रूल्स 1944 स्टैंड्स फॉर। जो MA है मेडिकल, वही फुल फॉर्म ही आपको बतानी है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए मेडिकल अटेंडेंस, बी मेडिकल अटेंडर, सी मेडिसिन एडवाइजर, या फिर डी मेडिकल एडवाइजर। विच इज करेक्ट, CS MA रूल क्या है, बेसिकली आपको मेडिकल अटेंडेंस, तो मेडिकल अटेंडेंस रूल है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, जो सीएसएम में रूल है हमारे, उसमें डेफिनेशंस है कुछ। जो डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन है वो आपको बतानी है, इसमें से कौन सी है। तो बेसिकली कई बार आ जाता है डेफिनेशंस में से फैमिली में कौन कौन इंक्लूड होता है और टाइमलाइंस, ये 3-4 क्वेश्चंस आपके फिक्स होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट की डेफिनेशन पूछे तो क्या है, डिस्ट्रिक्ट इन विच रेजिडेंस ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट इज सिचुएटेड, ऐसा डिस्ट्रिक्ट जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट जो है, रेजिडेंस है जो गवर्नमेंट सर्वेंट का वो सिचुएटेड है, ठीक है, उसका रेजिडेंट है वो सिचुएटेड है। बी, डिस्ट्रिक्ट इन विच गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स इज, वो डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा जहां पर गवर्नमेंट सर्वेंट बीमार हुआ। या सी, डिस्ट्रिक्ट इन विच ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट इज सिचुएटेड, डिस्ट्रिक्ट वो वाला डिस्ट्रिक्ट जहां पर गवर्नमेंट का ऑफिस है। या फिर डी, डिस्ट्रिक्ट इन विच होम टाउन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट फॉल्स, जहां पर उसका होम टाउन आता है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके अकॉर्डिंग सही है यहाँ पर? ऑप्शन बी इज करेक्ट, जहां पर भी वो इल होगा वही डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेंशन रोल्स को लेकर, ठीक है। तो अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमने सीसीएस लीव किया है, हमने कुछ अलाउंस के क्वेश्चन किए हैं, हमने सीसीए रूल्स के किए हैं, हमने लीव्स रूल्स के किए हैं, कंडक्ट रूल्स के किए हैं, इसके अलावा हमने सेक्सुअल हरासमेंट पे किए हैं, एलटीसी पे किए हैं, हमने मेडिकल अटेंडेंस रूल से भी कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस से भी शायद कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं, और इसके बाद अब हम पेंशन्स के भी कुछ रूल्स कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर पूरी कोशिश की है कि आपके सभी टॉपिक्स, जितने भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे, उन सभी से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एग्जाम में बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आप स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद ही आप उसका आंसर देंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, प्रेजेंस ऑफ माइंड, पेशेंसली आप एग्जाम को आप अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सीरीज आपको हेल्पफुल लग रही होगी, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इससे आपको प्रैक्टिस हो गई है कि कहाँ पर क्या कैसी टाइप की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं और कैसे आपको उसको रीड करके और आंसर करना है। तो लेट्स मूव टू बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कोई जिसका नाम है विवेक, हु इज रिटायरिंग ऑन 31 जुलाई 2021, वो रिटायर हो रहा है 31 जुलाई 2021 को, हैज बीन एडमिटेड टू हॉस्पिटल ऑन 25 जुलाई 21, ठीक है। और उसने क्या किया, वो हॉस्पिटलाइज हुआ 25 जुलाई 2021 को और डिस्चार्ज हुआ है 5 अगस्त 2021 को। रिटायर कब हुआ था, 31 जुलाई को, हॉस्पिटल में एडमिट 25 को हो गया था और डिस्चार्ज हुआ है 5 अगस्त को। यहाँ पर आपको बताना है कि उसका मेडिकल एक्सपेंसेस है, कैसे उसको मिलेगा, मेडिकल अटेंडेंस का ही रूल का है ये क्वेश्चन। एक्सपेंस इनक्योर्ड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द रिटायरमेंट बेनिफिट, तो जितना भी उसका एक्सपेंस होगा क्या उसके रिटायरमेंट बेनिफिट में एडजस्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन बी, एक्सपेंसेस इनक्योर्ड विल बी रिम्बर्स बाय हिज ऑफिस, उसके रिम्बर्स कर दिया जाएगा उसके ऑफिस द्वारा। सी, स्पेशल सैंक्शन होगा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, जो कि रिक्वायर्ड होगा रिम्बर्समेंट के लिए क्योंकि वो क्या है, रिटायर हो चुका है। डी, एक्सपेंस इनक्योर टिल द डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी रिम्बर्स, या फिर जिस डेट तक वो जिस डेट को वो रिटायर हुआ तब तक का हम रिम्बर्स कर देंगे और बाकी का नहीं। कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है, विच इज करेक्ट? कुछ ने दिया बी, कुछ ने दिया डी। एक्सपेंस उसका उसका ऑफिस ही बियर करेगा। आप वो अगर रिटायर भी हो गया, क्योंकि एडमिट वो कब हो गया था, रिटायरमेंट से पहले, तो जब वो डिस्चार्ज होगा, चाहे वो तब तक रिटायर हो गया हो, डिस्चार्ज तक का उसका पूरा बिल उसको मिलेगा, ठीक है। एडमिट वो पहले ही हो गया था, हाँ, गिलबर्ट कंप्लीट टिल ट्रीटमेंट। आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती है, इसके लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही अगर आप अपने एमसीआरई की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स या फिर टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टडी पोर्टल एकेडमी, जो कि एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए अवेलेबल है, यानी कि गूगल प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 2 कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसमें आप देख सकते हैं, एम्स का रिकॉर्डेड कोर्स है, इसमें आपका टॉपिक वाइज सारा सिलेबस डोमेन स्पेसिफिक का कवर है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, सीसीएस रूल, एफआरएसआर और बेसिक कंप्यूटर। साथ ही इसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी यहां पर इंक्लूड रहती है, जो कि बाइलिंगुअल है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपकी तैयारी अभी हो चुकी है अच्छे से, आपके पास टाइम कम है, आप सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन ये भी बाइलिंगुअल है और डोमेन स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपके इसमें सारे जो टेस्ट है वो आपको यहाँ पर दिए गए हैं। तो हम जो